नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के बदलापुर से, जहां स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत सवालों के घेरे में है। एक तरफ सरकार ने इसे पुलिस द्वारा अपने बचाव में की गई कार्रवाई बताया है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं आरोपी की मां ने पुलिस पर उसके बेटे को मारने का आरोप लगाया है। दिखाते सुनील सिंह की रिपोर्ट। किसी की मौत पर ऐसी नौबत न आए, लेकिन बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर पटाखे छूटे, मिठाई बटी, कहीं ढोल भी बजे। इससे दूर एक मां आरोप लगाती दिखी कि पुलिस ने उसके बेटे को मार डाला। अक्षय बोला मेरे को कभी छुड़ाएगा करके बोला। मैं बोला भाई 1 महीने के बाद छुड़ाएगा। मैं उसको बोला कैसा है तू, उसने बोला अच्छा है। मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बोला मिलता है करके। उसका हाथ में पेपर था इतना बड़ा, उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का कि पढ़ के देख। मैं बोला मेरे को पढ़ने को नहीं आता, पढ़ने को नहीं आता बोला। उसने हंसा, मेरे को ऐसा भी दिया, उसने मेरे को पप्पी भी दिया मेरा बच्चे ने, और 1 घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। इतना अच्छे से बोला, बच्चे ने हंसा और 1 घंटे में उसने फायरिंग किया करके। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया, और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी जलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं है हम लोग को, मरने का है। ठाणे शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश मस्के ने जुपिटर अस्पताल में जाकर एनकाउंटर में जख्मी एपीआई नरेश मोरे और आरोपी अक्षय शिंदे को गोली मारने वाले पीआई संजय शिंदे से मुलाकात की और उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उधर पुलिस ने मृत आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है और अक्षय की मौत पर एक एडीआर दर्ज की है। फॉरेंसिक टीम ने सुबह पहले पुलिस वैन से बंदूक से चली गोलियों और खून के नमूने बरामद किए और फिर मुंब्रा बाईपास के पास जाकर मौके का मुआयना किया। ये सब तपासाधीन है और इसके बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। ये इतनी जो फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी है, इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। मृत आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पीआई संजय शिंदे ने बताया है कि पुलिस वैन में ड्राइवर छोड़कर कुल 4 पुलिस वाले और आरोपी अक्षय शिंदे बैठे थे। उसने पुलिस वाले की बंदूक छीनकर गोली चलाने की कोशिश की, तब पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई की। वो पुलिस वैन तो फिलहाल कब्जे में ले ली गई है, उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, लेकिन अंदर एनकाउंटर कैसे हुआ था और पुलिस वैन किस तरह की रही होगी, ये बताने के लिए हम आप दिखा रहे हैं। ये एक पुलिस वैन है, ऐसी ही बड़ी पुलिस वैन होती है जिसके अंदर कि आरोपियों को जेल से लाया और ले जाया जाता है। तो हम इसमें से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन कहाँ बैठा था और कैसे जो है कि पूरी वारदात अंजाम हुई है, एनकाउंटर हुआ है। जो पीआई संजय शिंदे हैं, जो इस पूरे मामले में थे, जिनकी गोली से अक्षय शिंदे की मौत हुई है, उनका जो एफआईआर में बयान है उसके तहत जो जानकारी मिली है कि देखिए ये पुलिस की वैन है, मोबाइल वैन, जिसमें से आरोपियों को लाया ले जाया जाता है जेल तक। बयान के मुताबिक जो संजय शिंदे थे पीआई, वो यहाँ पर बैठे हुए थे इस तरफ, इधर यहाँ पर पुलिस का ड्राइवर था और यहाँ पर 3 पुलिस वाले थे। एक खुद नीलेश मोरे एपीआई जो कि जख्मी हुए हैं, साथ में 2 पुलिस कांस्टेबल थे और 2 पुलिस कांस्टेबल के बीच में बताया जाता है कि उस आरोपी को बिठाया गया था अक्षय शिंदे को। जब 5:15 बजे के बाद तलोजा जेल से पुलिस वैन निकली, मुंब्रा बाईपास के पास पहुंची तकरीबन 6:15 बजे के आसपास, तब बताया जाता है कि नीलेश मोरे ने आवाज़ दी, क्योंकि कुछ अक्षय शिंदे कुछ बड़बड़ कर रहा था, तो नीलेश मोरे ने आवाज़ दी संजय शिंदे को, उनको सुनाई नहीं पड़ा, उनका कहना है। तब उन्होंने फ़ोन किया संजय शिंदे को और ये बताया कि अक्षय शिंदे जो है वो बहुत चिल्ला रहा है और गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। तब जो संजय शिंदे के बयान के मुताबिक वो फिर वैन में पीछे की तरफ आ गए और पीछे की तरफ आके वो भी साथ में बैठ गए सामने, और उसको जब समझाने की कोशिश करने लगे तभी बताया जाता है कि अक्षय शिंदे बहुत ही उग्र हो गया और उसने जो नीलेश मोरे थे उनकी रिवॉल्वर खींच ली, और रिवॉल्वर खींचने के दौरान जो झटपट हुई है खींचातानी हुई है, उसमें रिवॉल्वर अनलॉक हो गई और लोड भी हो गई और एक गोली जो है वो पैर में लग गई और उसने फिर और हवा में फायर करते हुए कहा कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बयान आया है और उसके बाद संजय शिंदे का दावा है कि उन्होंने गोली चलाई, उस गोली से अपनी जो आत्मरक्षा में जो आरोपी है अक्षय शिंदे, उसकी मौत हो गई। पीआई संजय शिंदे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ भी काम कर चुके हैं
और उन पर बहुत पहले एक आरोपी को भगाने का आरोप भी लग चुका था। ऐसे में विपक्ष सरकार और पुलिस से इस एनकाउंटर से जुड़े कई सवालों के जवाब भी मांग रहा है। मसलन आरोपी अक्षय शिंदे को हथकड़ी पहनाई गई थी या नहीं? अगर पहनाई गई थी तो कैसे उसने पुलिस की बंदूक छीन गोली चलाई? पुलिस की बंदूक लॉक रहती है तो अक्षय जैसा नौसिखिया कैसे उसे अनलॉक कर सकता है? पीआई संजय शिंदे ने गोली उसके सिर के ऊपर ही क्यों मारी, पैर में क्यों नहीं मारी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल ठाणे पुलिस के पास नहीं है। ठाणे से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और भारत में फूड पैकेट में पाम ऑयल का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसके बावजूद प्रोटीन बार से लेकर नमकीन तक सस्ते पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें पोषण की मात्रा न के बराबर होती है, हानिकारक फैट बहुत ज़्यादा होता है। किस तरह से हमारे लिए खतरे की घंटी बना है, अतुल रंजन की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चिप्स, चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट या आइसक्रीम, इनका ज्यादा सेवन केवल नमक और शुगर की वजह से नुकसानदेह नहीं है। ये जिस तेल में फ्राई या पकाए जाते हैं उनसे भी बचने की जरूरत है। भारत में इस्तेमाल होने वाले पैकेज्ड फूड आइटम्स में सरसों, नारियल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पाम ऑयल यानी ताड़ के तेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। पाम ऑयल बाजार में सबसे सस्ता होता है, लेकिन सबसे सस्ता मिलने वाला ये तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए महंगा साबित होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयात करने वाला देश है भारत। पाम ऑयल की भारत में सबसे ज्यादा खपत है। 95% पैकेज्ड फूड आइटम्स में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या पैदा करता है पाम ऑयल। पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। सैचुरेटेड फैट से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर का बढ़ता है खतरा। पाम ऑयल या पामोलिन पैकेज्ड फूड की इंग्रेडिएंट सूची में आराम से दिख जाता है। आपको बस अपने फूड पैकेट को पलट कर देखना है। अब अपने लेवल पे तो उतना ही कर सकते हैं कि हम खुद जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें देख लें कि पाम ऑयल यूज़ हो रहा है या नहीं, या फिर जैसे कि मैंने बताया आइसक्रीम्स वगैरह में अब मैं ध्यान रखती हूँ बिकॉज़ वो मेंशन करते हैं उसमें, तो बस उतना देख सकते। अब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बहुत ज़रूरत भी हो गई है, क्योंकि बिस्किट, अब बच्चे हैं घर में तो ब्रेड भी आएगा, लेकिन पाम ऑयल तो यूज़ होता ही है सब में। तो ये तो मैं कहना चाहती हूँ लोगों से कम यूज़ करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां हैं जो वो फैल रही हैं पाम ऑयल के कारण। ये तो बेसिकली एफएसएसआई और इंडस्ट्री को देखना है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करें सो दे आर गुड फॉर दी पॉपुलेशन एज सच। बिकॉज ऐसी बहुत सी न्यूज़ आती हैं, इवन बेबी प्रोडक्ट्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कि अनवारंटेड हैं। सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं, हमने पाम ऑयल के धड़ल्ले से इस्तेमाल पर दुकानदारों से भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। तो हम तो अभी अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपने काम से मतलब है, जो मालिक हो तो अपने वो उसके हिसाब से कर रहे हैं हम तो। दुकानदार हो या ग्राहक, दुविधा ये है कि अगर इनका इस्तेमाल ना किया जाए तो आखिर दूसरे विकल्प क्या हैं? बिस्किट, चिप्स से लेकर नमकीन तक पाम ऑयल का इस्तेमाल हर जगह है। एक तरफ जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल का आयातक है, वहीं दूसरी तरफ पाम ऑयल के पोषण तत्वों की मात्रा ज़ीरो है। वहीं उससे होने वाली बीमारियों की एक पूरी लंबी लिस्ट है। सहयोगी श्रीराम गणेश के साथ दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और विकसित भारत मिशन की रेस में मेडिकल क्षेत्र को सशक्त बनाने की बड़ी कोशिश हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। मुंबई यूनिवर्सिटी इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। किस तरह से ये स्वास्थ्य प्रणाली के लिए वरदान साबित होगा, मुंबई से इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मरीजों का अस्पतालों पर तेजी से बढ़ता बोझ क्या कम हो सकेगा? क्या हजारों लाखों का मेडिकल खर्च अब आधा हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये संभव करने की कोशिश हो रही है। एआई के इस्तेमाल से बड़ी क्रांति लाने की पूरी तैयारी मुंबई यूनिवर्सिटी कर चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वास्थ्य प्रणाली का डिजिटल ट्विन यानी कि जुड़वा डिजिटल मॉडल तैयार किया जाएगा। इसके उपयोग से महामारी बीमारियों के बारे में शुरुआती जानकारी हासिल करने से लेकर एक तय समय में इसकी रोकथाम की कोशिश होगी। कैंसर जैसी कई जानलेवा बीमारियों को ध्यान में रखते हुए मॉडल बनाए जाएंगे। इसके लिए सभी अस्पतालों से बीमारियों के नमूने, आंकड़े जमा करके इनका विश्लेषण मुंबई यूनिवर्सिटी करवाएगी।
नासिक स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी, राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और मनपा के तालमेल से काम हो रहा है। टाटा कैंसर और नानावटी जैसे अस्पतालों के साथ मिलकर मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग के 509 अस्पताल हैं। अस्पतालों की ओपीडी में करीब 3.5 करोड़ मरीजों का इलाज होता है, जबकि 25 लाख से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करवाते हैं। ऐसे सभी मरीजों के डेटा की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार होगा, जिसमें करीब 2 साल का समय लग सकता है। मुंबई यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग के निदेशक डॉक्टर फारूक काजी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जांच पर खर्च होने वाली फीस आधी से भी कम की जा सकती है। मुझको लगता है कि कम से कम 50% तो उसके पैसे बच जाएंगे कि जो अननेसेसरीली उसको टेस्ट करने पड़ते थे वो ना करते हुए जो प्रोमिनेंट वाले उसकी बीमारी के जो लक्षण हैं उन्हीं को से वो टेस्ट करवाए। वहाँ पर अगर उसको लगे कि कोई प्रोबेबिलिटी है उस बीमारी की तो आगे जाके और दूसरे वो टेस्ट करेगा तो चल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जो पैसे चले जाते हैं अननेसेसरीली टेस्ट करने के लिए वो इसके अंदर बच जाएंगे। अगर एआई का हमारा मॉडल बन जाता है तो हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर इसके बारे में प्राइवेसी को लेके, इथिक्स को लेके जो भी दिक्कतें, कंप्लायंसेस, ड्यू डिलीजेंस होंगी उसके लिए कमेटी भी बनाई है और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जितना रियलिस्टिक डेटा हमको मिल पाए जिसकी वजह से हमारा मॉडल एक्यूरेट बन जाए उतनी हम कोशिश करेंगे। हम हॉस्पिटल के साथ में भी बात कर रहे हैं, हम दूसरे यूनिवर्सिटी जो विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया हैं जिनके पास डेटा अवेलेबल हैं उनसे भी एज ए कंसोर्शियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारी का पता लगाने से लेकर इलाज की हर प्रक्रिया को आसान और सस्ता करने वाले इस एआई मॉडल को सबसे पहले महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए उपयोग किया जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रमुख डॉक्टर आर शिवारा मंगई बताती हैं कि इरादा सबसे पहले उन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने का है जहां डॉक्टर और अस्पताल जैसी सुविधाएं नदारद हैं। मुहिम को नाम मिला है स्वस्थ नारी सशक्त भारत। वेब पोर्टल भी हो सकता है, मोबाइल ऐप भी हो सकता है, इसमें एआई मॉडल हम लोग डेवलप करेंगे। तो आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सो वी आर फोकसिंग ऑन विमेन, हाउ ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट इज डिटेक्टिंग द डिसीज। उनके साथ हम लोग बैठ के उनका जानकारी हम लोग ले रहे हैं। अभी ये रेडियोलॉजी इमेज उनके सामने आ गया तो वो देख के उन लोग ने कैसे उसमें से कैंसर है, कैंसर नहीं है, कैंसर है तो कौन सा स्टेज में है, कौन सा स्टेज में नहीं है, ये कैसे उन लोग बता सकते हैं। वो जो नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज, डॉक्टर्स का नॉलेज, वो हम लोग एआई मॉडल में इम्पोज करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए पीएम उषा की ओर से शुरुआती वित्तीय सहायता मिल चुकी है। आगे दायरा और बढ़ेगा। डॉक्टर के चक्कर, कई महंगी जांच और फिर इलाज का लंबा चौड़ा बिल भरते भरते उम्र निकल जाती है। कई मरीज खर्च के डर से बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल मिशन कामयाब हुआ तो स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश में बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच 4.0 का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच तकनीक का ट्रायल किया। सवाई माधोपुर से सुमेरगंज के बीच ये ट्रायल किया गया। ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। लाल बत्ती देख खुद ही उसकी रफ्तार कम हो गई। कवच तकनीक की वजह से लाल बत्ती से 57 मीटर पहले ही ट्रेन रुक गई।